नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि चौथे फेज के 96 सीटों का क्या है गणित। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा फेज 96 सीटों पर 10 राज्यों में 13 मई को होगा और आप जानना चाहेंगे कि ये 96 सीट 10 राज्य सबके गणित अलग अलग। हम आपको सारे गणित बताने जा रहे हैं 96 सीटों का, 10 राज्य का। लेकिन सबसे पहले देखिए, सुनिए कि ये 96 सीटों का कुल बैलेंस सीट क्या है। सुनिए आप, 96 सीटों का बैलेंस सीट ये है कि 10 राज्यों की ये सीट है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 25, बिहार के 5, जम्मू कश्मीर के 1, झारखंड 4, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 11, उड़ीसा 4, तेलंगाना 17, उत्तर प्रदेश 13, पश्चिम बंगाल 8, यानी 96। अब 2019 में इन 96 सीटों पर किसकी हिस्सेदारी कितनी थी, यानी किस पार्टी की। 96 सीटों में बीजेपी को मिला था 42 सीट, यानी 44% सीट 96 का। बीजेपी के एलआई 8 सीट पाए थे, उनको मिला था 8% सीट। दोनों को मिला दे बीजेपी 42 सीट और उसके एलआई 8 सीट, यानी 96 में से एनडीए को मिला था 50 सीट। और यदि स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो बनता है 52%, यानी 96 के 52% सीटों पर एनडीए का कब्जा था। अब देखिए उस समय का यूपीए, आज का इंडिया अलायंस। 96 में से कांग्रेस को मिला था सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें और उसके एलआई को मिला था सिर्फ 1 सीट। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बनता है, यानी 96 में से 6%, और उसके एलआई का 1 सीट 1%, यानी इंडिया अलायंस कहें या यूपीए कहें पुराना, 7 सीट 6% स्ट्राइक रेट, यानी 96 में से उन्हें मिला था 6% सीट। अब देखिए अदर्स यहां पर इंपॉर्टेंट है। अदर्स को मिला था 2019 में 96 में से 39 सीटें। अब आप सोचेंगे कि 39 सीट कहां है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को मिला था, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को 25 में से 22 सीट। उसके बाद बीआरएस, जो पहले टीआरएस हुआ करता था, चंद्रशेखर राव की पार्टी, उनको मिला था 9 सीट। बंगाल में ममता बनर्जी को मिला था 4 सीट। उड़ीसा में बीजेडी को, यानी नवीन पटनायक की पार्टी को 2 सीट, और महाराष्ट्र में 1 सीट मिला था एमआईएम को। तो ये सारे के सारे जोड़ बनते हैं 39 96 में से, और इनका स्ट्राइक रेट बनता है 41%, यानी 96 में से अन्य ने 39% 41% सीटों पर जीत हासिल की थी। यह हुआ कुल बैलेंस सीट। 96 में से 50 सीट एनडीए, 7 सीट इंडिया अलायंस और 39 सीट अदर्स, यानी 96। अब देखिए, अब आपको इंटरेस्टिंग बात हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई इतना आपको डिटेल में सटीक नहीं बताएगा। शुरू करते हैं बिहार से। आंध्र प्रदेश में पिछली बार
लोकसभा में 22 सीट मिला था वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को, और 3 सीट मिला था टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को पार्टी को। उस समय वो अकेले लड़े थे, लेकिन अब की बार आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी, जेएसपी अलायंस है, यानी एनडीए अलायंस। अब की बार हो सकता है 25 सीटों में पिछली बार का उल्टा रिजल्ट हो, यानी 19 से ज्यादा 21, 20, 22 तक एनडीए को मिल सकता है। अब बाकी सीट वाईएसआर कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस का खाता पिछली बार भी नहीं खुला, हालांकि बीजेपी का भी नहीं खुला था। अब की बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, इसकी बड़ी संभावना है। अब आते हैं बिहार। बिहार में देखिए, ये मेरे इलाके का भी सीट है, यानी बिहार में 5 सीटों पर चुनाव है, और इन 5 में से 3 सीट बीजेपी, 1 सीट जेडीयू, 1 सीट एलजेपी, यानी 5 सीट एनडीए का है, यानी इंडिया अलायंस 0, कांग्रेस 0, आरजेडी 0। अब ये सीट कौन है? दरभंगा, उजियारपुर। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं बीजेपी के, उजियारपुर से नित्यानंद राय हैं बीजेपी के, केंद्रीय मंत्री हैं। समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान के भाई थे, वो मर गए, उनके लड़के उपचुनाव में जीते थे, लेकिन वो अपने चाचा के साथ हैं, अपने रामविलास जी की पार्टी में नहीं है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह जेडीयू के नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर बिहार के 5 सीट में एक खास बात यह मैं बताना चाहूंगा कि 5 सीट का जो अंतर था 2019 में, कम से कम अंतर वोट से जो जीता वो ललन सिंह जीते थे 1,68,000 वोट से। और इन 5 में देखेंगे तो दरभंगा से 2,67,000 वोट, उजियारपुर 2,77,000 वोट, समस्तीपुर 2,51,000 वोट, और गिरिराज सिंह तो 4,22,000 वोट जीते थे, जो कन्हैया को हराए थे। तो कहने का मतलब है कि ये 5 सीट पर बिहार में एनडीए का इतना बड़ा फासला था कि शायद अब की बार भी वो फासला को पाटना बड़ा ही मुश्किल होगा। और दरभंगा जो हमारा पास का क्षेत्र है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी चुनाव जीत चुके हैं, विनोदानंद झा, जहां से बिहार के मिथिलांचल के बहुत बड़े नेता ललित नारायण मिश्र भी चुनाव जीत चुके हैं, बहुत बड़े साहित्यकार सुरेंद्र झा सुमन भी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं, कीर्ति आजाद भी बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अभी गोपाल जी ठाकुर हैं। यह है दरभंगा का। और यदि बेगूसराय क्षेत्र के बारे में एक बात आपको बताएं जो जानकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि बेगूसराय से 1952 से लेकर आज तक सिर्फ एक बार 2009 को छोड़ दीजिए, सिर्फ भूमियार ही वहां से चुनाव जीता है। बेगूसराय 1952 से लेके 2019 तक, जहां से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक 2009 में जेडीयू से मुनाजिर हसन जीते थे, बाकी सब के सब भूमियार वहां से चुनाव जीते हैं। आज तक दूसरा कोई जीता नहीं है। ये बेगूसराय का खास है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद तो कुल मिला के ये आपका है बिहार का। अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर क्षेत्र में चुनाव है, जहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। झारखंड में 4 लोकसभा क्षेत्र है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी 3 पर जीती थी 2019 में, 1 पर कांग्रेस। इसमें खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य रूप से, और सिंहभूम से गीता कोडा जो पहले चुनाव में जीती थी कांग्रेस के टिकट पर, अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये है आपका झारखंड का लेखा जोखा। मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें 8 के 8 बीजेपी का सीट है 2019 के हिसाब से। और एक सीट की चर्चा मैं करना चाहूंगा मध्य प्रदेश में, इंदौर, जहां से सुमित्रा महाजन कई बार, यानी 1989 से लेकर काफी 1989 से लेकर 2014 तक सुमित्रा महाजन
चुनाव जीती और वो लोकसभा अध्यक्ष भी बनी थी। फिलहाल वहां पर शंकर लालवानी हैं जो 2019 में भी जीते थे और अभी भी फाइट कर रहे हैं, और उन्हीं के बारे में आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने वहां से अपना कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो रेस से बाहर हो गए, विड्रॉ कर लिया। अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में तो यूं सोचिए कि एक छत्र जैसा है, जितने भी उम्मीदवार वहां पर जीते हैं बीजेपी के आठों के आठों, जो सबसे कम वोट से जीते थे वो था रतलाम से, वो था 90,000 वोटों से बीजेपी जीता था, जो लोएस्ट मार्जिन था। बाकी 3.5 लाख, 1.5 लाख, 5.25 लाख, मतलब ऐसे ही है, 2 लाख से सारे के सारे ऊपर हैं मध्य प्रदेश का। अब आप महाराष्ट्र का आपको हम बताते हैं। 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 7 पर बीजेपी की जीत हुई थी, 2 पे शिवसेना की, 1 पर एनसीपी की और 1 पर एआईएमआईएम औरंगाबाद, जो जलील जीते थे वहां से। मैं आपको बताना चाहूंगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक हेडलाइन बना था कि हैदराबाद के बाद लोकसभा का क्षेत्र औरंगाबाद से ओवैसी साहब की पार्टी जलील, जो पूर्व पत्रकार है, चुनाव जीते थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनकी जीत का जो मार्जिन था, आप दंग रह जाएंगे। जलील, इम्तियाज जलील सिर्फ 4,492 वोट से जीते थे। लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा जो है बहुत ही क्लोज है, यानी फीसदी में देखेंगे तो विक्ट्री मार्जिन था 0.38, आधा से भी कम, परसेंट से भी कम। तो इसलिए वहां पर जलील जीते थे। लेकिन जलील क्यों जीते थे, इसका कारण यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमआईएम जहां से जीता वहां पे मेन कंटेस्टेंट शिवसेना थी, और दूसरा एक लोकल वहां पर है हर्षवर्धन यादव, जो एमएनएस में भी रहे हैं, कई पार्टी में रहे हैं। लेकिन यह हर्षवर्धन यादव इतने पॉपुलर है वहां पे कि 2019 का यदि मैं वोट बताऊं उनको, एमआईएम को मिला था 3,89,000 वोट, शिवसेना को मिला था 3,84,000 वोट, यानी 4,000 से जीता था जलील। अब देखिए, हर्षवर्धन यादव को मिला था 2,83,798, लेकिन शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं वो अभी अजित पवार शिंदे के साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन फिर से हर्षवर्धन यादव वहां से खड़े हैं। इसलिए औरंगाबाद सीट पे यदि हिंदुओं का वोट फिर से शिवसेना यानी शिंदे की पार्टी के कैंडिडेट और यादव पे कटेगा तो संभावना कुछ भी बन सकती है, जलील फिर से आगे आ सकते हैं। बाकी सीटों का यदि आप देखेंगे तो अहमदनगर से बीजेपी लगभग 3 लाख वोट से जीती थी। यदि बीड में देखें, जहां पर प्रीतम मुंडे हैं, प्रीतम मुंडे साहब की बिटिया हैं डॉक्टर प्रीतम मुंडे, वो भी लगभग 1,68,000 वोट से जीती थी। जलगांव से देखें, जलगांव में बीजेपी तो 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती थी। जालना में देखें आप, वहाँ भी बीजेपी करीब 3,32,000 वोट से जीती थी। मावल में शिवसेना जो जीते थे 2,15,000 वोट से, वो शिवसेना शिंदे के साथ हैं, न कि ठाकरे के साथ। नंदू दरबार से बीजेपी जीती थी, डॉक्टर हीना गंबित, वो जीती थी 95,000 वोटों से। पुणे से बीजेपी जीता था 3,24,000 वोटों से, और राबर से भी बीजेपी रक्षा खड़ से चुनाव जीती थी लगभग 3,35,000 से ज़्यादा वोटों से। शिरडी से शिवसेना की जीत हुई थी 1,20,000 वोट से, लेकिन ये शिवसेना की जो जीत हुई थी वो कैंडिडेट एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और सिरूर से जो एनसीपी जीती थी 58,000 वोट से, जो जीते थे वो अजित पवार के साथ है। तो कहने का मतलब है कि ये 2 सीट जो शिवसेना को मिला था, दोनों कैंडिडेट एकनाथ शिंदे के साथ हैं।
एक सीट जो एनसीपी को मिला था वो अजित पवार के साथ है, यानी न ठाकरे साहब के कैंडिडेट उनके साथ हैं, न ही पवार साहब के। अब सवाल उठता है कि मार्जिन इतना ज़्यादा है, विक्ट्री मार्जिन इतना ज़्यादा है, जो मैंने बताया कि मिनिमम जो है इम्तियाज जलील का है, वहाँ के बारे में मैं स्वयं बता रहा हूँ कि फिर से वही कॉम्बिनेशन है कि यादव खड़े हैं। यादव यदि फिर से उतना वोट काटता है तो कहना मुश्किल है। बाकी बीजेपी 7, शिवसेना 2, एनसीपी 1, एनसीपी यानी कि अजित पवार, शिवसेना मीन्स शिंदे, कुल मिला के 11 में से हमें लग रहा है कि 10 सीट फिर से एनडीए के साथ जाएगा। एक सीट पर हम थोड़ा असमंजस में है, क्योंकि जैसा मैंने बताया। तो यह है महाराष्ट्र का। उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा में 4 सीट है, 2 सीट पे बीजेडी जीती थी, एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस। यानी बीजेडी बरहमपुर में जीती थी, कालाहांडी में बीजेपी, जहां पर कालाहांडी में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने रैली किया है, बहुत बड़ी रैली थी। कोरापुट में कांग्रेस, नवरंगपुर में बीजेडी। और एक मैं बताना चाहूंगा, कोरापुट वही है गिरधर गमांग का क्षेत्र। गिरधर गमांग यानी 1957 से लेकर 2004 तक लगातार वो चुनाव जीतते रहे, और उसके बाद फिर से गिरधर गमांग 2004 में चुनाव, कुल मिलाकर 1957 से लेकर 2004 तक। अब तेलंगाना के बारे में भी जैसा आप जानते हैं कि 17 सीटों में से 9 सीट टीआरएस जीती थी, जो अब बीआरएस है। बीजेपी जीती थी 4, 3 जीता था कांग्रेस और 1 जीते थे ओवैसी एमआईएम। ये है आपका। लेकिन अब की बार का स्थिति कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन सकती है, कांग्रेस नंबर 2, और बीआरएस शायद खाता खोलने में भी उन्हें परेशानी होगी। अब आइए वेस्ट बंगाल, आखिरी राज्य, 10वां राज्य। वेस्ट बंगाल में 8 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 4 सीट टीएमसी ने जीता था 2019 में, बीजेपी 3, कांग्रेस 1। आसनसोल में बाबुल सुप्रियो जीते थे लगातार 2 बार, 2014, 2019 में, लेकिन बाबुल सुप्रियो टीएमसी में जा चुके हैं। उसके बाद बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कांग्रेस के हैं। उनके खिलाफ टीएमसी ने यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है, क्रिकेटर को। वर्धमान दुर्गापुर से एसएस अहलुवालिया है, जो बड़े ही कम वोट से जीते थे पिछली बार, 18,540 वोट से। वर्धमान पूर्व टीएमसी का जीत हुई थी, जो 89,311 वोट से जीते थे। बीरभूम से भी टीएमसी, बोलपुर से भी टीएमसी, और कृष्णानगर टीएमसी, महुआ मोइत्रा जीती थी, फिर से चुनाव जीत रही हैं, चुनाव लड़ रही है। रानाघाट से बीजेपी जीते थे जगन्नाथ सरकार लगभग 2,35,000 वोट से। और यहां पर खास बात मैं आपको बताऊं कि वर्धमान पूर्व और बोलपुर में दोनों जगह टीएमसी की जीत हुई थी, और बहुत ही क्लोज मामला था, और दोनों जगह बीजेपी रनर अप थी। और यदि आप उस हिसाब से देखेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर बंगाल में ये स्थिति बनती है। और उत्तर प्रदेश जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर 13 राज्यों का 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, और 2019 में इन 13 सीटों में 13 बीजेपी को मिला था। और उसमें आप 1-2 सीट जैसे आप देखेंगे, अकबरपुर बीजेपी 3.25 लाख वोट से जीती थी, बहराइच में लगभग 1,30,000 वोट से जीती थी, धौरहरा में 1,60,000 वोट से, इटावा में 64,000 वोट से, फर्रुखाबाद में 2,21,000 वोट से, हरदोई में 1,32,000 वोट से, कानपुर में बीजेपी जीती थी 1,55,000 वोट से, खेरी जहां पर आप अजय मिश्रा टेनी का नाम जानते होंगे 2,18,000 से जीते थे, मिश्रिक में 1 लाख वोट से, शाहजहांपुर में बीजेपी जीती थी 2,68,000 वोट से, सीतापुर में 1 लाख से ज़्यादा वोट से, उन्नाव में साक्षी महाराज आप जानते होंगे जो जीते थे 4 लाख वोट से, और एक सीट कन्नौज में डिंपल यादव सुब्रत पाठक से चुनाव हार गई थी। और अब की बार
कन्नौज से अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने पाठक को ही रखा है, जिन्होंने सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था। और ये इन 13 सीटों में सुब्रत पाठक बहुत ही क्लोज मार्जिन से चुनाव जीते थे, यानी डिंपल की हार बहुत भारी वोट से नहीं हुआ था, सिर्फ 12,353 वोटों से हुआ था। तो कहने का मतलब है कि वो मामला जो है कन्नौज का बहुत ही क्लोज है। यदि सुब्रत पाठक अखिलेश को भी हरा लेते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये बात होगी, क्योंकि कन्नौज जैसे मैनपुरी है वैसे ही कन्नौज है मुलायम सिंह परिवार का। अब देखेंगे 1998 और 99 में मुलायम सिंह वहां से चुनाव जीते थे। अखिलेश यादव 2004 और 2009 में चुनाव जीते थे। डिंपल यादव 2014 में वहां से चुनाव लड़ी थी और जीती थी, लेकिन 2019 में आके हार जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव है 13 मई को, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग होगा कन्नौज का लोकसभा सीट। और देखने का इंतजार रहेगा सबको कि कन्नौज में अखिलेश जीतते हैं या हारते हैं। तो कुल मिला के ये है 10 राज्यों का लेखा जोखा कि 13 मई को चौथे फेज में 96 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। और राज्यवार क्या स्थिति है, और जहां जहां चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, सामान्यतः एक मई ने अपने एनालिसिस में यह देखा कि बीजेपी लगातार 2 बार चुनाव जीती है। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो कहने का मतलब है कि जैसे नरेंद्र मोदी अब की बार हैट्रिक बना सकते हैं, वैसे ही इन क्षेत्रों में बीजेपी हर जगह तकरीबन जहां जहां बीजेपी की जीत हुई है वो सब के सब हैट्रिक बनाने के कगार पर खड़े हैं। क्योंकि 2014 खास करके नरेंद्र मोदी का इरा है भारत की राजनीति में, जहां से बीजेपी का ग्राफ सीधे सीधे ऊपर आ जाता है, यानी 116 से 282 लोकसभा सीट पर आता है 2014 में, और 2019 में वो ग्राफ और ऊपर उठ के 303 हो जाता है। कहने का मतलब है कि बीजेपी या मोदी जी का कहना है कि अब की बार 370 पार बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 400 पार अब की बार। सवाल है कि चौथे फेज में क्या होगा परिणाम। ये तो मैंने आपको बताया कि एडवांटेज बीजेपी है, एडवांटेज एनडीए है, क्योंकि 2009 का जो आंकड़ा कह रहा है, जो मैंने आपसे कहा कि 52% सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। और जो इंडिया अलायंस है या कहें कांग्रेस है, चाहे यूपीए पुराना है, उनका सिर्फ 7% पे, अदर्स 41% सीटों पर जीता था। तो कहने का मतलब एडवांटेज एनडीए है। होगा क्या ये तो अनुमान है, और ये राज्यवार सारे डिटेल्स हैं। अब आपको मैं आशा करता हूं कि ये सुन के अच्छा लगेगा, एक कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो जरूर बनेगी कि ये 10 राज्यों में होने क्या जा रहा है। आखिर में यदि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक और निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भैया देखो, इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा आगे। अपन तो आपसे बताया मैंने कि हम आपसे बात करते रहेंगे, आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हमें हमारी बात आपको पसंद नहीं है तो उसको लिख डालिए, हम आपकी बात को पढ़ेंगे और जैसा मेरी समझ है मैं आपको जवाब दूंगा। और हम लगातार आपसे अपनी बात कहते रहेंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं आपको अपने मन से कह सकता हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके जो सूचना है, जानकारी है, सब मैं आपसे साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।